Okay, so this is the first topic from physical chemistry for 12th class. ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है और मोस्टली you can get numerical from this topic in your board exam. ठीक है, न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा और इनिशियली जो अभी बुक में आपका अगर आपने रीडिंग लगाई थी, पढ़ा सबने, क्या दिया हुआ है शुरू में? मोल फ्रैक्शन, मोल कॉन्सेप्ट जो आप ऑलरेडी जानते हैं, बट थोड़ा सा वो रिवाइज करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर आपका उसके बाद सॉल्यूशन शुरू होगा. ठीक है, तो शुरू करें. चलिए, तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, आप बताएंगे मुझे फॉर्मूले. यस, नंबर ऑफ मोल्स एटॉमिक मास एंड मोलर मास. ठीक है, और आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? W, वेट गिवन अपॉन मोलर मास और एटॉमिक मास. ठीक है, अब ये W जो लेटर है ये आप काफ़ी यूज़ करेंगे आने वाले फॉर्मूले में. तो W का मतलब समझ आइए क्या है? गिवन मास. कैपिटल M मोलर मास इन केस ऑफ मॉलिक्यूल और एटॉमिक मास इन केस ऑफ एटम. ठीक है, सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? हाउ डिड यू गेट सॉल्यूशन? सॉल्यूट plus solvent gives you solution. ठीक है, so what we are going to discuss, these are known as concentration terms. क्या बोलते हैं इनको? concentration terms. ठीक है, how much amount of solute is present in the solution and you can find the concentration terms in different manner. ठीक है, in terms of molarity, in terms of molality, in terms of mass percentage. 3 हमने पढ़े थे मास परसेंटेज, मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम. एक आपने ppm पढ़ा था, रिमेंबर? हाँ, और एक है आपका मोल फ्रैक्शन. ठीक है ना, वही सारी चीज़ें आपकी मेंशन की हुई है. ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि हम थोड़े फॉर्मूले लिखेंगे या सीधे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करें? फॉर्मूले लिखेंगे, बहुत दिन से किया नहीं मोल कॉन्सेप्ट. चलिए, तो सबसे पहले परसेंटेज मास परसेंटेज. बोलिए, मास परसेंटेज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसको लिखा जाता है m/m. ठीक है, बोलिए, व्हाट इज द फॉर्मूला? मास ऑफ वन एलिमेंट अपॉन टोटल मास. ठीक है, जानते हैं आप सब लोग. सो लिख लीजिए, मास ऑफ वन कंपोनेंट लिख सकते हैं, वन एलिमेंट लिख सकते हैं. ठीक है, ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, चलो अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ. फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2. फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2. ट्राई टू सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल. कुछ है नहीं यहाँ पर, क्या करना है? बोलिए आदित्य, क्या होगा कैलकुलेशन में? नंबर्स बोलेंगे आप मुझे. हाउ टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2? हाँ, परसेंटेज आंसर बता रहे हो? अच्छा, मुझे लगा आप वो नंबर बोल रहे हो. क्या आएगा? व्हाट इज़ द मास ऑफ कार्बन? 12. व्हाट इज़ द मास ऑफ CO2? 44. तो 12 अपॉन 44 इंटू 100. दैट विल गिव यू परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका मास परसेंटेज में ही क्या रहेगा? मास बाई वॉल्यूम. ठीक है, क्या रहेगा? मास बाई वॉल्यूम. तो ये सेम फॉर्मूला है. ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन क्या होगा यहाँ पर? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अगर आपको सॉल्वेंट दिया हुआ है तो यू हैव टू ऐड द मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मास ऑफ सॉल्यूट. 9th क्लास में CBSE वालों ने क्वेश्चन करे हैं ये वाले, पक्का. ठीक है, ये वही चीज़ है. ठीक है, थर्ड क्या है आपका? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम. यानी आपने जो एलिमेंट लिया है या जो भी आप छोटा कोई स्मॉलर मॉलिक्यूल ले रहे हैं वो किस में है? लिक्विड फॉर्म में है. तो आप क्या कंसीडर कर सकते हैं? नेक्स्ट मास परसेंटेज को बोलते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट
अपॉन, यस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पीपीएम कब कैलकुलेट करते हैं, पीपीएम बताइए। कंपोनेंट का वैल्यू, कंपोनेंट का अमाउंट कैसा है, बहुत कम, ट्रेसेस में। ठीक है, तो जनरली कहाँ पर हेल्पफुल होती है ये वाली यूनिट, पॉल्यूटेंट फाइंड करने के लिए, और दूसरा ब्लड सैंपल में। ब्लड सैंपल में अगर आपको कोई भी कंपोनेंट फाइंड करना है, व्हाट इज़ अमाउंट ऑफ क्रिएटिनिन, व्हाट इज़ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ब्लड में, बायो वाले जानते हैं। ठीक है, तो वो आप क्या है, वो मास परसेंटेज में नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लड के अंदर आप कितना ब्लड ले रहे हो, 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप के अंदर आपको फाइंड करना है ग्लूकोज, तो कितना अमाउंट आएगा ग्लूकोज का, बहुत कम आएगा। तो दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज। उसके लिए आपको क्या लेना होता है, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पार्ट्स पर मिलियन, कौन बताएगा, बोलिए। यही है, इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 के प्लेस पे 10 to the power 6, क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 to the power 6। इसको आप नोट कर सकते हैं, ppm। ठीक है, ppm क्या हो जाएगा, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन क्या है, मास ऑफ कंपाउंड। कंपोनेंट का मतलब यहाँ पर आप एक स्मॉलर मॉलिक्यूल या सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका ppm, पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर यहाँ तक, न्यूमेरिकल फिर एक साथ करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अनदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी। बोलिए भाई, मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज मोलैरिटी। और एक और टर्म है आपका स्मॉल m, मोलैलिटी। दिस इज नोन एज मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला, एन सॉल्यूट लिखिए यहाँ पर, एन सॉल्यूट, यस, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मास सॉल्वेंट, और आगे लिखेंगे आप यूनिट kg। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बहुत अच्छे से आप समझिए, क्योंकि सॉल्यूशन में जितने फॉर्मूले हैं समझेंगे आपको मोल फ्रैक्शन यूज़ करना है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज अनदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बेसिकली इट इज़ द रेशो, किसका रेशो है, component 1 and component 2। you can have more than 2 components, 1 2 3 4, कितना भी आप जा सकते हैं। अभी हम 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, जैसे आप एज्यूम कीजिए कि यहाँ पर A प्लस B आपने 2 कंपाउंड मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स किसके रहेंगे, ए के कितने रहेंगे, Na। नंबर ऑफ मोल्स कितने रहेंगे, बी के, बी। यहाँ मेजर मिस्टेक क्या करते हैं मोस्टली बच्चे, कि डायरेक्ट ग्राम, जल्दीबाजी में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं करते, सीधे ग्राम की वैल्यू रख देते हैं। वो ध्यान रखिएगा, आपको अगर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। ये कॉमन मिस्टेक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। चलिए, तो मोल फ्रैक्शन आप अलग अलग निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ Na लिखा मैंने, तो बोलिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Na अपॉन Na प्लस Nb, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, Na अपॉन N टोटल लिख दो। ठीक है, ऐसे ही, और इसको डिनोट किससे करते हैं, इसका सिंबल है XA। X हम लिखते हैं बट बुक में कुछ अलग सा दिया होता है, साई या साई तो नहीं है, समथिंग अलग, X दिया हुआ है, तो ये है आपका XA। व्हाट इज XB, क्या हो जाएगा,
एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। अगर आपके पास वन मोर कंपोनेंट होता तब क्या हो जाता, एक्स सी एन सी, सॉरी एक्स सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, बोलिए, ये जो मोल फ्रैक्शन है उसका सम हमेशा कितना मिलेगा आपको, 1, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहली चीज़ तो हमेशा मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कैसा रहेगा, लेस देन 1, पॉइंट्स में मिलेगा या फ्रैक्शन मिलेगा। एंड सेकेंड, कैलकुलेट एक का कीजिए और दूसरे के लिए उसको वैल्यू को आप 1 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तीसरी बात, ये जो मोल फ्रैक्शन है, एक्स जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको ध्यान रखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ Na इन सॉल्यूशन। अभी आप आगे सीख जाएंगे कि इसको मैंने क्यों लिखवाया है। अच्छा चलो अभी देखो क्या है, मान लीजिए ये आपका सॉल्यूशन फेज है, ठीक है। हियर कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, समझिएगा इस बात को। तो आपने जो अभी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया है दैट बिलोंग्स टू सॉल्यूशन फेज। सपोज बोथ आर वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब दे हैव एबिलिटी टू गो इनटू वेपर फेज। तो अब वेपर फेज में जाएंगे, ए के नंबर ऑफ मोल्स भी वेपर फेज में जा रहे हैं, बी के भी जा रहे हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दे विल बी हैविंग सेम मोल फ्रैक्शन। समझे आप, जो यहाँ पर आपको, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये कितना था 0.4 और ये कितना था 0.6। ये मैंने आपको मोल फ्रैक्शन दिया है किसका, सॉल्यूशन फेज का। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वेपर फेज में भी सेम नंबर्स आपको मिलें, यानी वेपर फेज का जो मोल फ्रैक्शन है दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन फेज, ठीक है। तो वेपर फेज वाला जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम y से डिनोट करते हैं, लेटर y। आगे की बात में करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ सॉल्यूशन फेज तो आपको ये काम करना, y के लिए फॉर्मूला भी आ जाएगा, ठीक है। और क्या है बुक में, और कुछ दिया है, यही है, ओके। चलिए भाई, नाउ कम टू द इन टेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपकी बुक में ऐसे बॉक्स में दिए हुए हैं, कुछ तो सॉल्व एग्जाम्पल हैं, सॉल्व एग्जाम्पल घर पे प्रैक्टिस करने हैं। अभी करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2.1। आपकी बुक में ये 1.1 रहेगा, मेरी पुरानी बुक है इसलिए सेकंड टॉपिक है, आपकी बुक में फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। मिला सबको क्वेश्चन नंबर 1। Calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride. What is the formula of carbon tetrachloride? CCl4, ठीक है। तो फर्स्ट कैलकुलेट द मोलर मास एंड लेट मी नो द वैल्यू। पहले आप मुझे ये वैल्यूज़ बताइए, मोलर मास का कितना आएगा। और CCl4 क्लोरीन कितना है 35.5, ओके। चलो मास परसेंटेज निकालो, किसका निकालना है, किसका निकालेंगे, बेंजीन का। बेंजीन का निकालिए, तो बेंजीन का वैल्यू ऊपर रखना पड़ेगा, है ना, और दूसरे को आप 100 से माइनस कर सकते हैं। क्लोरीन के लिए 35.5, क्लोरीन का 35। हाँ, कितना आ रहा है 154 आ रहा है, ओके। और बेंजीन 78। अपने को और फास्ट काम करना है, ये सब कहानी अभी नहीं करनी, जेई के लिए स्पेशली नहीं करनी, फास्ट करना है। डायरेक्ट उसको ऐड करो वर्टिकल को, 12 को मन में कैलकुलेट करो कितना आएगा 72, और सीधे उसके 6 फटाफट काम होना चाहिए। ये चीज़ स्किप करनी है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए रखो बस, समझे आप। मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए डू नॉट राइट दिस प्लस दिस प्लस दिस, नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट करना है, टाइम बचाना है भाई जेई के लिए। ये बोर्ड के लिए रखो, ये स्टेप्स लिखने हैं, ये सब यहाँ नहीं। फास्ट, जितना फास्ट कर सकते हैं उतना फास्ट कीजिए। आगे आंसर, नेक्स्ट पे आ जाओ। कैलकुलेट द
मोल फ्रैक्शन। जो लोग क्वेश्चन 2.1 कर चुके हैं आगे बढ़ जाइए। हाँ बोलिए। क्या करना है? हाँ बेटा क्या मोलेमास निकाल दी मैं दोनों का, CCF और बेंजीन का। हाँ, उसका आगे क्या करना है फिर? क्या निकालना है? ये मास परसेंटेज बेंजीन का एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। हाँ अब इसके बाद मास परसेंटेज के लिए क्या चाहिए आपको? मास चाहिए दोनों का। हाँ तो दोनों को मास तो इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। चलो ठीक है कोई बात नहीं, करो। तो 22 अपॉन क्या हो जाएगा? 120। ये दोनों को ऐड करो, आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मास की वैसे ज़रूरत नहीं थी, है ना, डायरेक्ट ही करना था। हाँ भाई कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अभी आप लोग? 1 पॉइंट Are you done with the question 2.2? पहले वाला नहीं आया क्यों? पहले वाले में मोलर मास का रोल नहीं था, वो हमने ऐसे कैलकुलेट किए थे। क्या किया आपने? मास परसेंटेज ऑफ मास परसेंटेज, हाँ मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? ऐड नहीं किया। ऐड नहीं किया, 22 अपॉन ये दोनों को ऐड करोगे। हाँ मैंने गलती से बढ़ गई। ठीक है, सेकंड वाला हो गया। सेकंड वाला नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ सेकंड वाला? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका मीनिंग क्या है? 30% बाई मास। समझिएगा इस टर्म को, क्या लिखा उसने? 30% बाई मास क्या है?
C6H6 इन CCl4, यही है ना? ठीक है, इसको ध्यान से देखो। 30% बाई मास, इसका क्या मतलब आपको समझ में आया? आपके हिसाब से हाँ, टोटल सॉल्यूशन 100 है। 30% बाई मास का मतलब 30% क्या है? उसका 30 ग्राम अगर आप ले लीजिए सीधे, टोटल मास कितना हो गया सॉल्यूशन का? 100 ग्राम, इन विच 30 ग्राम इज बेंजीन। तो CCl4 कितना रहा? 70 ग्राम। दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द अमाउंट ऑफ बेंजीन। M या W लिखते हैं, चलो W। C6H6 कितना मिला आपको? 30 ग्राम। ठीक है, तो W CCl4 कितना रहेगा आपका? 70 ग्राम। क्या फाइंड करना है? व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट? मोल फ्रैक्शन के लिए क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। कर सकते हैं आप इजीली। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से क्या आ जाएगा? अभी मोलर मास कैलकुलेट किए ही थे आपने, 78 एंड 154। थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करनी है। हो गया भैया डन। नेक्स्ट पे आ जाओ, बैठना तो है ही नहीं। जिसको प्रॉब्लम आ रही है बताइए। इफ़ यू आर डन विद द क्वेश्चन 2.2 यानी 1.2 तो आप नेक्स्ट पे आइए। हाँ ऋषित, क्या चल रहा है? हाँ, समझाओगे तो एक बार। कौन सा नहीं समझा बोलो? पहला भी नहीं, दूसरा भी। पहला भी नहीं समझा? पहला बहुत डायरेक्ट आपने ये लिखा था ना फॉर्मूला मास परसेंटेज का, ये है। हाँ। तो इसमें उसने क्या पूछा है? लाइए पेन दीजिए। उसने क्या बोला है कि आपने, तो आप लिखते बहुत अलग हो, हाँ इधर लिखते हैं। उसने क्या बोला है कि आपने 2 सॉल्यूशन मिक्स किए। कौन कौन से मिक्स किए बताओ? बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये आपने मिक्स किया है। कितना उसने बेंजीन कितना लिया है? 22 ग्राम। 22 ग्राम। और ये कितना है? 122 ग्राम। दोनों को मिला के सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, तो मास परसेंटेज क्या हो जाएगा? मास परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? किसी का भी निकाल सकते हो। अगर बेंजीन का निकालना है तो बेंजीन आप ऊपर रखेंगे। मास ऑफ बेंजीन इज़ 22 ग्राम। ठीक है, और टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दो, 144। ये आएगा आपका आंसर। ये सॉल्यूशन हो गया ना? ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज। M/M फाइंड कर रहे हो। दूसरे केस में मोल फ्रैक्शन निकालना, तो मैंने अभी आपको बताया है। 30% का मतलब क्या है कि टोटल सॉल्यूशन में 30 ग्राम बेंजीन है और 70 ग्राम क्या हो जाएगा? CCl4। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालो, फिर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करो। हाँ भाई, डन विद द क्वेश्चन नंबर 2। एक का कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन, दूसरे को 1 में से माइनस करना है। क्या उपलब्धियाँ आए आंसर? कहाँ पे अटक गए? कितना आ रहा है ये? पॉइंट क्या लिखा है? 384 और ये 0.45, तो 38 कर लो इसको बस। ठीक है, और उसके बाद निकालो मोल। अभी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स निकले हैं। हाँ। तो मोल फ्रैक्शन का निकाला अभी। इसको 0.38 अपॉन, मतलब अप्रॉक्सीमेट कर लो ना, 0.38 कर लो, इसको 0.45 कर लो। तो ये कितना हो गया नीचे वाला आपका? 0.9 के करीब आ जाएगा। हाँ भाई, जिसको नहीं समझ में आ रहा है मुझे बताइए, मेरे कुछ हेल्प चाहिए तो बोलिए। ये सेकंड क्वेश्चन का हाँ। तो आगे फिर क्या करना है इसके आगे? इसके आगे सॉल्व करना है। इसको ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसका आंसर यही निकालो, इसको पॉइंट्स में ले लो। अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा? 0.4 आएगा। हाँ 0.4। और ये निकालो कितना आएगा, फिर ऐड करके करो, आपका आंसर तब आएगा। ये ऐसे तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है ना। या पॉइंट्स में निकालो। डन बेटा?
ये गलत तरीका है, इसको पॉइंट्स में निकाल लो। ऐसे कब तक सॉल्व करने बैठोगे? देखिए आप इसको ना फ्रैक्शन में मत यूज़ करना, वो आपका बहुत टाइम लगेगा। अगर आपने 5/13 फिर दूसरे जो भी नंबर आ रहा है, ऐसे नहीं, आप पॉइंट्स में निकालो सीधे आंसर। व्हाट इज़ द मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना आएगा? 30/78। आप यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट में आंसर निकालो, ठीक है? क्या आएगा? 0.4 आएगा लगभग, ठीक है? मैं कैसे गैस कर रही हूँ, आप 7 देखो और ये 30 देखो, 7 4 या 28, तो अप्रॉक्सीमेट मैंने ऐसे करके बोला है, ठीक है? 0.4 नहीं है तो 0.38 समथिंग आएगा, ठीक? कितना आएगा? 0.38। दूसरा निकालिए, CCl4 कितना है? 70/154, ठीक है? कितना आएगा? इसको चलो 0.4। अब फटाफट से करो, इतने देर का तो काम ही नहीं है। बेंजीन निकालो, क्या हो जाएगा? 0.38/0.78। यहाँ से निकाल दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? वो जो आप कर रहे हो ना 5/13 + 7/16, वैसे नहीं जाना है, ये है तरीका। वो तो बहुत लंबी कैलकुलेशन बैठेगी फिर आपकी। योर वैल्यू शुड बी लेस देन 1, है ना? मोल फ्रैक्शन हमेशा ध्यान रखिए, कितना आना चाहिए? लेस देन 1, ठीक है? अब एक और फॉर्मूला आप नोट डाउन करो। दिस इज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। आप इसी फॉर्मूले को याद करिए। देयर इज अनदर मेथड, वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट दैट इज़ अ लेंदी मेथड, तो इट्स बेटर टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। यहाँ पर समझ लीजिए क्या है, व्हाट इज़ द स्मॉल एम? मोलैलिटी। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आपके मॉड्यूल से सीखा था ये वाला फॉर्मूला, ध्यान हो तो। दिस इज मोलैलिटी, ठीक है? ये क्या हुआ? मोलैरिटी, एंड ये है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। D इज द डेंसिटी, ठीक है? D इज द डेंसिटी। चलो क्वेश्चन आप ट्राई करो। 3 मोलर NaCl आपको गिवन है, डेंसिटी मैं आपको बता रही हूँ, और कन्वर्ट दिस इनटू मोलैलिटी। इसको मोलैलिटी बताओ। इसका डेंसिटी था समथिंग, डेंसिटी का वैल्यू लीजिए अराउंड 1.28 ग्राम पर cc। चलो ये फॉर्मूले अप्लाई करो। M is the molarity of solution and MS is the molar mass of solute. कितना आ रहा है? 2.7। हाँ भाई, फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है? डायरेक्ट फॉर्मूला है ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, कई जगह आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.5।
बाकी के 2 क्वेश्चन घर पे करने हैं 2.3 एंड 2.4, 2.5 अभी क्लास में करना है। सिद्धार्थ आंसर आ रहे हैं आपके? विच क्वेश्चन आर यू डूइंग? अच्छा, ओके। Correct. Which question? Now from that in text question, what is the question number 5? 2.1.5. Are you done with this NaCl question, everyone? What is the answer? 2.7 है ना. It should be near by 3. मतलब NaCl के केस में मोलैरिटी लगभग आपका सेम ही रहता है. ठीक है, तो 2.7 के करीब आंसर आएगा. Now come to the question number in your in-text 1.5. बहुत दिन बाद कर रहे हैं मोलैरिटी, 1 साल बाद. हाँ, नंबर ऑफ मोल्स पीछा नहीं छोड़ते हैं केमिस्ट्री में. हाँ, %20% KI का मतलब आपको समझ में आ रहा है? What is the amount of KI? What will you take? KI कितना लेने वाले हैं यहाँ पर? 20 ग्राम. देखो मास बाई मास में बहुत आसान सी चीज़ है. मास सॉल्यूशन आपने कैसे बना रहे हैं? सॉल्यूशन यू आर मिक्सिंग KI विद द वाटर. ठीक है, और उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको उसने कितना दिया? कितना है? 20%. तो 20% का मतलब KI उसमें कितना है? 20 ग्राम. और रिमेनिंग 80 ग्राम क्या है? वाटर. दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन. सो दैट्स हाउ यू गेट द अमाउंट ऑफ ग्राम ऑफ KI. समझे? एक बार आपको KI का अमाउंट मिल गया, देन यू हैव टू फाइंड द मोलर मास ऑफ KI. आयोडीन कितना है आपका? बताऊँ आयोडीन आपको 127, पोटेशियम 39 एंड आयोडीन 127. हाँ, पोटेशियम 39 है एटॉमिक मास. आयोडीन 127. ठीक है, आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए इसकी ज़रूरत रहेगी. बताइए कितना मिला आपको नंबर ऑफ मोल्स? कितना आएगा? अप्रॉक्सीमेट निकालिए. हो गया आपका भी आने वाला क्वेश्चन? कर रहे हैं जी. नंबर ऑफ मोल्स निकाले KI के. नंबर ऑफ मोल्स KI के हो गए.
दैट इज मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा 20/166, ठीक है। सो इट शुड बी इक्वल टू, चलो मैं हेल्प कर देती हूँ आपको, 0.12 KI के नंबर ऑफ मोल्स 0.12। फिर क्या फाइंड आउट करना है नेक्स्ट, मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालिए भाई, क्या दिक्कत है मोलैलिटी में, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। कितना लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट 80 लेंगे, 100 नहीं लेना है। 100 किसका मास है, सॉल्यूशन का मास है, ठीक है। तो लीजिए आप कितना लेंगे, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 80/1000, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में, तो वही बात हो जाएगी आपकी। मोलैलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 80 × 1000। फटाफट से आंसर आना चाहिए, इसमें कुछ है नहीं आपका कैलकुलेट करने के लिए। बोलिए क्या आएगा आंसर, 1.5, ठीक है। मोलैलिटी का यूनिट आप क्या लिखते हैं, मोल्स पर किलोग्राम। नहीं भी लिखेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 स्मॉल m, ऐसे भी लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है, मोलैलिटी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, यू नीड टू कैलकुलेट मोलैरिटी। सो हाउ डिड यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी का फॉर्मूला आपका अलग चलता है ना। मोलैरिटी क्या बोल रहा है, मोलैरिटी इज द n अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, राइट। सो हाउ वुड यू फाइंड द वॉल्यूम, आपके पास क्या है, डेंसिटी। किसकी, डेंसिटी ऑलवेज बिलोंग्स टू सॉल्यूशन। जिस तरह की क्वेश्चन में डेंसिटी रहती है सॉल्यूशन की, तो आपका फॉर्मूला क्या है, D इज इक्वल टू m/v। सॉल्यूशन की डेंसिटी है आपके पास, सॉल्यूशन का मास है 100, समझिए आप। सॉल्यूशन का मास क्या है 100, तो वॉल्यूम फाइंड कीजिए, क्या हो जाएगा 100 अपॉन डेंसिटी का जो भी वैल्यू दिया है 1.2। अब आप इसको इतना ही रहने दो, ये वैल्यू किस में आएगी, कैन यू टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस वॉल्यूम। जो आपका डेंसिटी में दिया हुआ है वही है। डेंसिटी किस में है, ग्राम पर ml में है, तो यहाँ पर वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा ml, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट रख सकते हैं, क्या हुआ ये आपका 0.12 ओवर 100, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 1000। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ, समझ में आ रहा है। मैंने उसको वहाँ कैलकुलेट ना करके डायरेक्ट वैल्यू रखी है यहाँ पर, ठीक है। ये 1000 से 1000 आपका कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है ये 12 144, पॉइंट लगाइए 1.44, ठीक है। कैपिटल M इसके आगे अगर आप लिखेंगे तो दिस इज गिविंग यू मोलैरिटी। समझ में आया, हाँ उससे भी आएगा, डायरेक्ट रिलेशन से भी आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इसी का कंक्लूजन है, ठीक है। और कुछ फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कर सकते हैं। वाटर के नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे बोलिए, एलिशा बताएंगी, बोलो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे। यहाँ पे KI है आपके पास ऑलरेडी, वाटर का अमाउंट कितना है 80, ठीक है। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए 80/18। फिर आप कैलकुलेट कर लेंगे आगे, समझ गए, ठीक है। अच्छा, मोलैरिटी का एक फॉर्मूला और कहीं पर आपको अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, विच इज़ m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ध्यान है। और उसमें फिर किसका रिक्वायरमेंट हो सकता है, n फैक्टर। बेसिक फॉर्मूला इज n1v1 इज इक्वल टू n2v2। आप ये उसमें अप्लाई करते हैं, आपका ये जो है क्या टाइट्रेशन,
ठीक है, चलो अब आइए बैक एक्सरसाइज पे। एंड में जो एक्सरसाइज गिवन है क्वेश्चन नंबर 1.4 बैक एक्सरसाइज, आपको दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, इन टेक्स्ट एज वेल एज बैक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2.4 देखिए, concentrate HNO3 used in laboratory work is this much by mass। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, परसेंटेज उसने क्या दिया हुआ है 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास। इसका क्या मतलब है, HNO3 कितना है 68 ग्राम, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट क्या है वाटर, ठीक। What should be the molarity of such a sample of acid if the density is this। कर सकते हैं आप, मोलैरिटी फाइंड करना है आपको, ठीक है, डेंसिटी दिया है। चलिए इसको एक काम करो, आपको लिए आसान कर रही हूँ मैं, इसको 63% करो, 68 की बजाय अभी के लिए 63% कंसीडर करो, आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। And tell me what is the molar mass of HNO3। 63। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1, ठीक है, बाकी काम आपका है। फिर से आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अक्षरा कैसे निकालोगे वॉल्यूम, ऋषित आपको हेल्प चाहिए कुछ, बोलिए किसका चाहिए 63, हाँ 56 नहीं, HNO3 63 है। ध्यान से देखो, नाइट्रोजन कितना रखा है 14, ये आपको अप्लाई करना है, डेंसिटी दिया है तो वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए भी और आपके रेगुलर मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत पूछते हैं इस तरह के परसेंटेज वाले। हाँ बेटा, किसका मोलैरिटी कितना आ रहा है 23.8। पीछे आंसर दिए हुए चेक कीजिए एक बार। मोलैरिटी आ रहा है 16.23। अच्छा आपका मैंने चेंज किया था, सॉरी, फिर उस हिसाब से आएगा, ठीक है। मैंने आंसर चेंज किया, आपका ये चेंज किया था ना परसेंटेज आपके इजी कैलकुलेशन के लिए। हाँ मैं यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, मोलैरिटी मोलैलिटी, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका पीपीएम वाला क्वेश्चन नंबर, बाकी की जो क्वेश्चन है वो आप घर पे ट्राई करेंगे। आप मार्क कर लीजिए 2.5, 2.6, 2.7 एंड 2.8। ये सारे क्वेश्चन मोलैरिटी के ऊपर बेस्ड है, आप घर पे ट्राई कीजिए, नहीं होते तो फिर हम डिस्कस करेंगे। एंड राइट नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 2.9। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform। ठीक है,
द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वॉज 15 ppm। ppm वैल्यू आपको दिया है और उसने आपसे पूछा है एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास। क्वेश्चन समझा? सबको क्लैरिटी आई क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने? क्या दिया हुआ है आपको? ppm वैल्यू कितना दिया हुआ है? 15। ठीक है, यहाँ कुछ आपको काम नहीं करना, सिंपली यूनिटरी मेथड है। 15 ppm का मतलब 15 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ऑफ वाटर। क्लियर? मिलियन में। तो उसने क्या पूछा आपको? परसेंटेज। तो 100 में कितना होगा? समझिए आप बात? यानी 10 to the power 6 में कितना अमाउंट अवेलेबल है? 15। तो 100 में कितना रहेगा? 15 इंटू 100 ओवर 10 to the power 6 क्या आएगी वैल्यू? 15 इंटू 10 to the power -4। ये है परसेंटेज। ठीक है ना? ppm दिया हुआ है। नेक्स्ट उसने क्या पूछा है आपको? मोलैलिटी। अब ये काम आप मुझे करके बताएंगे। फॉर्मूले सब आपके पास हैं, इसको चेक कीजिए। फर्स्ट फाइंड द मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। और ये वैल्यू मिलेगी आपको किसमें? ग्राम में मिलेगी बेटा, ये परसेंटेज। ठीक है, 100 ग्राम वाटर में दिस मच अमाउंट ऑफ क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट। ये है आपका अमाउंट इन ग्राम, डिवाइडेड बाई मोलर मास विल गिव यू नंबर ऑफ मोल्स। क्लोरोफॉर्म का मोलर मास कैलकुलेट किया 119.5। और किससे डिवाइड करेंगे फिर? मोलैलिटी आप दो तरीके से यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी आपके पास दो कॉन्सेंट्रेशन है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। एक कॉन्सेंट्रेशन है 15 विच इज़ प्रेजेंट इन 10 to the power 6 और एक है आपके पास 15 इंटू 10 to the power -4 विच इज़ प्रेजेंट इन 100। ठीक है, तो अगर आप ये अमाउंट इन ग्राम ले रहे हैं तो वॉल्यूम आपको 100 कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आप 15 ले रहे हैं डायरेक्टली 15 ग्राम, ये ग्राम ही तो है यहाँ पर, तो आपको वॉल्यूम कितना कंसीडर करना पड़ेगा? 10 to the power 6। दोनों से आंसर सेम आएगा। समझे? बात वही है। अगर आप मास किस में कंसीडर कर रहे हैं, इफ़ यू आर टेकिंग दिस वन, तो आपको वॉल्यूम कौन सा लेना है? 100। ये मास कितने में अवेलेबल है? 100 में अवेलेबल है। तो मोलैलिटी तब निकालेंगे। अगर आप वो मास कंसीडर कर रहे हैं 15 इज अवेलेबल इंटू 10 to the power 6, तब आपको वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा? 10 to the power 6। हाँ जी, वॉल्यूम या टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट? मास ऑफ द सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट 100 हो गया। ठीक है, तो आप क्या निकालेंगे फिर? मोलैलिटी। Your answer should be 1.25 into something depending on the value of volume. फटाफट से कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया भाई क्वेश्चन डन? हो गया? नहीं तो अब बाकी घर पे ट्राई करना कैलकुलेशन, अगर अभी आपका आंसर सही नहीं आ रहा है एक बार घर पे फिर से ट्राई करना, ठीक है? अब आगे स्टार्ट कर रही हूँ। सो आई होप आप थोड़ा कंफर्टेबल हो गए होंगे मोल फ्रैक्शंस और ये सब में किया हुआ है। वापस थोड़ा सा टाइम मिले तो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा एनएमएसटी के, बहुत दिन से वो बुक नहीं खुली है, ठीक है? एक बार उसका मोल कॉन्सेप्ट वापस रिवाइज करेंगे, सब ध्यान आ जाएगा। ओके चलिए, अब सॉल्यूशन आपका शुरू होता है यहाँ से। ये बेसिक चीज़ें हमने कर ली, रिवाइज कर ली, ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी? क्या होता है सॉल्युबिलिटी? ये वर्ड सुना है बहुत बार। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है? अब ये सॉल्युबिलिटी को और अच्छे से अभी सीखना है। इसको हम क्या बोलेंगे कि दिस इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी आपका कैसा है? टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। आपने देखा होगा जब सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारे सॉल्ट आपके डिज़ोल्व नहीं होते, फिर आप क्या करते हो? हीट करते हो ऐसा काम। तो हीटिंग क्या कर रहा है? हीटिंग से क्या होता है? सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होती है? इंक्रीज। लेकिन अगर आप किसी सॉल्यूट की फिक्स सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो यू हैव टू मेंशन द टेम्परेचर। मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे किसी का भी आपको सॉल्युबिलिटी लेना है तो वो वैल्यू आपकी कैसी है? फिक्स। लेकिन उसके साथ क्या फिक्स किया आपने? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी विल वेरी। आप जानते ही हैं इस चीज़ को कि कोई अगर सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं हो रहा तो हीटिंग से कई बार डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है? तो सॉल्युबिलिटी का आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? सॉल्युबिलिटी इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट लिखिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब देखो सॉल्युबिलिटी आपकी आई मीन अलग अलग आप कंसीडर कर सकते हैं। यू नो अबाउट द 3 फेजेस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है? सपोज आई हैव डिजॉल्व 1 टीस्पून ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर, तो आप किसका सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं? मैंने एक गिलास पानी में क्या किया? नमक या फिर चीनी कुछ भी डिज़ोल्व किया, होगा डिज़ोल्व या नहीं होगा? हो जाएगा। तो अगर मुझे सॉल्युबिलिटी चेक करनी है तो व्हाट शुड आई से? किसका सॉल्युबिलिटी चेक कर रही हूँ मैं? सॉल्ट इन वाटर। तो व्हाट इज़ द सॉल्यूट हियर? सॉल्ट या शुगर आपको कैसे बिहेव कर रहा है? सॉल्यूट, वाटर, सॉल्वेंट, और दोनों को मिला के आपने जो शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट वाटर बनाया है वो क्या है? आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। क्या बोला मैंने वर्ड? सॉलिड इन लिक्विड। आप कोई भी सॉलिड सॉल्यूट क्या करें? डिज़ोल्व करें, ठीक है? लेकिन सॉल्यूट हमेशा आपका सॉलिड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट? आप लोगों ने सुना होगा एलॉयज, जानते हैं एलॉय? एलॉय में क्या करते हैं आप? एलॉय इज़ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब हमेशा लिक्विड नहीं होता है। एयर इज़ ऑल्सो सॉल्यूशन। सुना है ये वर्ड कभी? एयर इज़ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर गैस आपकी बहुत ज़्यादा है। कौन सी? नाइट्रोजन। बाकी सब गैसेस क्या है उसमें? थोड़ी थोड़ी मिक्स हैं, राइट? तो एयर को भी हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसा एयर कैसी है हमारी? ऐसा नहीं है ना कि इस रूम में नाइट्रोजन ज़्यादा है, बाहर गए तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिल गई, आपके घर पे कोई और गैस ज़्यादा मिल गई, ऐसा नहीं होता ना। एयर का कंपोजिशन इट इज़ फिक्स थ्रू आउट। तो एयर इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ आपको कि जो सॉल्यूशन है दैट मे बी लिक्विड, सॉलिड और इन गैसियस फेज, किसी को भी आप सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है?
इफ़ यू आर डिजॉल्विंग, जैसे अभी आपने क्वेश्चंस किए, यू आर डिजॉल्विंग बेंजीन इनटू क्लोरोफॉर्म, तो वो भी क्या बना? सॉल्यूशन। उसमें वन कंपोनेंट कैसे बिहेव करेगा? सॉल्यूट। दूसरा कैसे बिहेव करेगा? सॉल्वेंट। सो हाउ वुड यू डिसाइड विच इज सॉल्यूट, विच इज सॉल्वेंट? हाँ, विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, वो कैसे हो, क्या होगा? सॉल्यूट। एंड विच इज़ प्रेजेंट इन ग्रेटर क्वांटिटी, दैट विल बी सॉल्वेंट। समझे बात? यहाँ तक की कहानी समझ में आई? तो सॉल्युबिलिटी ऐसा नहीं है आपकी अलग अलग रहती है। जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं सब लोग बढ़िया गर्मियों में, है ना, क्यों, क्या है उसके अंदर, क्या पी रहे हो? मैं कई बार पूछ चुकी है क्वेश्चन। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। सो गैस इज ऑल्सो soluble in liquid. So here you will check the solubility of CO2 in water. समझ में आ रही बात? अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है से मेरा मतलब क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिड लिक्विड गैस। कुछ भी हो सकता है मतलब कुछ भी नहीं, फेज़ की बात कर रही हूँ। आप CO2 को किस में डिज़ोल्व कर सकते हैं? वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं, है ना। तो उसने आपका क्या बना दिया? कोल्ड ड्रिंक बना दिया। बात समझ में आ रही है? तो solubility of liquid, solubility of solid in liquid, solubility of solid in gas. Can you give me an example? Solubility of solid in gas. चलो, क्या है ऐसा? That is sublimation. मेरा क्वेश्चन अलग है। ऐसा कोई एग्जाम्पल दो जिसमें सॉल्यूट सॉलिड है और आपका सॉल्वेंट गैस है। कैम्फर नहीं, क्वेश्चन समझो। ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट आपका गैस है और सॉल्यूट सॉलिड है। डस्ट पार्टिकल, कार्बन ब्लैक इन द एयर, डस्ट पार्टिकल इन द एयर कैसे हैं? सॉलिड। कभी विंटर्स की धूप देखिए, वो आपको दिखेंगे बहुत सारे गंदे से पार्टिकल। सोचो एयर कितनी गंदी से हम इनहेल करते रहते हैं। एयर हमें दिखती नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर एयर हमें दिख रही होती ना अभी, तो बहुत ही मतलब आप सोचोगे हम कहाँ रह रहे हैं। सीरियसली, एयर मतलब विजिबल नहीं है तो अच्छा है। तो वो सारे आपके सॉलिड पार्टिकल्स। स्मोक जानते हैं आप, है ना, बहुत वैरायटी है स्मोक की। तो स्मोक क्या है? स्मोक इज़ द सॉलिड पार्टिकल्स इन द एयर। बात समझ में आ रही? तो सबकी सॉलिबिलिटी है। तो सॉलिड जो है वो आपका लिक्विड में भी है। सॉलिड इनटू सॉलिड आपके एलॉय हो गए, सॉलिड इनटू गैस स्मोक हो गया। सॉलिड की बात खत्म। लिक्विड इनटू सॉलिड क्या है? लिक्विड इनटू सॉलिड, लिक्विड आपका स्पंज इज सॉलिड इनटू गैस। स्पंज में होल रहते हैं ना, It is like in water. वो उसका अलग प्रॉपर्टी हो गया। इसका एग्जांपल है आपका बटर में सॉलिड इनटू लिक्विड। जो फैट है आपका वो लिक्विड में, एक्चुअली ये सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन का एक वैरायटी है, आपके टॉपिक है नहीं ये। कोलाइडल स्टेट जो बोला जाता है, कोलाइड्स एक टॉपिक हुआ करता था 3-4 साल पहले, आपके सिलेबस में अभी नहीं है। एनीवे, तो मैं आपको वापस सॉल्युबिलिटी पे लेके आ रही हूँ। इस तरह से मतलब अलग अलग चीज़ें हैं सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो इस टॉपिक में आपको मेनली लिक्विड इनटू लिक्विड पढ़ना है। जो हम पढ़ेंगे मेनली क्या है? लिक्विड इनटू लिक्विड, यानी टू कंपोनेंट, बोथ आर लिक्विड, वन इज़ बिहेविंग एज सॉल्यूट एंड द अनदर इज़ बिहेविंग एज सॉल्वेंट। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको भूमिका बना रही थी इसकी, क्या है। चलिए, तो ये सॉल्युबिलिटी और एक है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बोलिए क्या होता है? हाँ, द सॉल्यूशन विच कैन नॉट ऐड मोर सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपके पास एज्यूम कीजिए एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अभी जो टेम्परेचर है, मान लीजिए जो भी 35 डिग्री सेल्सियस पे मैंने NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। और इफ़ आई वांट टू डिज़ोल्व 1 more teaspoon NaCl इन दैट, क्या करना पड़ेगा मुझे? हीट करना पड़ेगा।
हीट करके क्या हो गया, वो NaCl डिज़ोल्व हो गया। अब अगर वो टेम्परेचर वापस 35 पे आया तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा डाला है वो आपका क्या हो जाएगा, फिर से प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ये बात समझिएगा, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है अगर आप उसका टेम्परेचर राइज करते हैं तो इट कैन डिज़ोल्व सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लेकिन जैसे ही वो 35 वापस अपने टेम्परेचर पे आएगा तो जितना एक्स्ट्रा था वो क्या हो गया, आउट। इसको आप ऐसे समझिए कि इस रूम में जितनी अभी बेंचेस हैं, मान लो आपका स्कूल है, सारे बेंचेस फुल है, कोई एक स्टूडेंट और एक्स्ट्रा आया तो वो यहाँ नहीं बैठ पाएगा, सब फुल, ठीक है। अब एक बच्चा आ गया, मैंने उसको बोला भाई नीचे बैठ जा, बैठ गया। इतने में प्रिंसिपल आ गई चेक करने, मुझे पता लग गया, तो मैंने बोला इसको एडजस्ट करो। प्रिंसिपल आई मतलब हीटिंग कर रहे हैं आप, तो वो जो नीचे बच्चा बैठा था, नहीं मॉलिक्यूल था जो, उसको मैंने बोला थोड़ा सा आप एडजस्ट करके इसको अभी थोड़ी देर के लिए बैठा लो। प्रिंसिपल आके देख के गई, हाँ सब बच्चे बैठे हैं आराम से, यानी आपका जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था दैट हैड डिज़ोल्व एक्स्ट्रा NaCl, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स आपने एडजस्ट कर लिए। जैसे ही प्रिंसिपल गई, दूसरा बच्चा नीचे बैठ ही नहीं पा रहे हैं वहाँ। तो ये वही चीज़ है, टेम्परेचर आपका डाउन हुआ तो जितना एक्स्ट्रा था वो आपका फिर से आएगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक आपका फिक्स सॉल्युबिलिटी, ठीक है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसमें आप डिज़ोल्व नहीं कर सकते। आपने कोशिश की तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम वाला प्रोसेस है, समझे आप। इक्विलिब्रियम यानी शुगर प्लस वाटर इज गिविंग यू शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। और वापस आने को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। वापस आने को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। व्हेन दीज टू प्रोसेस आर इन इक्विलिब्रियम, क्या होगा इक्विलिब्रियम बताइए, उस समय किसका रेट ग्रेटर होगा एट द इक्विलिब्रियम, इक्वल होगा। यानी जितने शुगर पार्टिकल्स डिसॉल्व हो रहे हैं उतने ही क्या हो रहे हैं, प्रेसिपिटेट हो रहा है। वो जो सॉल्युबिलिटी है उसको आप क्या, मतलब वो जो अमाउंट है शुगर का, उसको आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो ये फिक्स नंबर हो गया सॉल्युबिलिटी एट गिवन टेम्परेचर। कुछ बात समझ में आई, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कम मिल रहा है आपको, दोनों प्रोसेस आपके कैसे हो गए, बैलेंस हो गए। अब इसमें आपने और कोशिश करी शुगर डालने की तो क्या होगा, रिएक्शन विल स्टार्ट मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। चलो अब हम फॉरवर्ड नहीं जाएगा क्योंकि आपका बैलेंस है, ठीक है। आपका अगर बिल्कुल सब बैलेंस है तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा। ली चैटरडे लगाइए, towards the less number of moles. टूवर्ड्स द लेस, शुगर ऐड किया तो मोल्स बढ़ेंगे तो उससे वो हाँ जाएगा, लेकिन फिर तो वापस आना चाहिए, जो पहले वाला डिज़ोल्व था वो प्रेसिपिटेट और जो एक्स्ट्रा ऐड किया वो जाएगा। यहाँ पर आपका प्रेसिपिटेट होगा क्योंकि ऑलरेडी क्या था बेटा, बैलेंस है सब, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी क्या है आपका, बैलेंस है बेसिकली। चलो तो अब हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स, ठीक है। फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स, देखिए मैं आपको बिल्कुल ही एकदम शॉर्टकट बता रही हूँ, बुक से एक रीडिंग ज़रूरी है। अभी हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। देर आर टू फैक्टर्स, वन इज टेम्परेचर एंड द अनदर वन इज प्रेशर। प्रेशर का रोल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो आप इसके लिए लिखिए देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्रेशर। कब, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, ठीक है। व्हेन देयर इज़, अलग अलग सॉल्युबिलिटी समझ में आया ना, सबकी अलग अलग हैं। तो अभी हम पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स। सो इन दिस केस क्या है, बोलो, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। अब टेम्परेचर का आप इफेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, वो डिपेंड करेगा अगेन ली चैटरलेयर प्रिंसिपल। अगर आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर मस्ट बी लो,
इफ प्रोसेस इज एंडोथर्मिक तो टेम्परेचर मस्ट बी हाई। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए क्या है, टेम्परेचर शुड बी हाई फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक समझ में आ रहा है, जिसमें आपकी हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। एंडोथर्मिक हीट आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, एंड टेम्परेचर मस्ट बी लो फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये ली चैटरले प्रिंसिपल आपने पढ़ा था, उसके ऊपर है। ठीक है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। चलो, अब आपका अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, अब आपके 3 नंबर बोर्ड में पक्के करने वाले हैं ये पढ़ने के बाद। 2 पक्के हो गए, कौन से, मोल कॉन्सेप्ट, मोलैरिटी वाले। अब ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, हेनरीज लॉ। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। आप जानते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फिशेज और जितने भी बहुत वैरायटी है, फिश तो एक कॉमन वर्ड, वो कैसे ब्रीथ करते हैं, डिज़ोल्व ऑक्सीजन। इसका मतलब आपका जो गैसेस हैं दे हैव एबिलिटी टू डिज़ोल्व इन वाटर। मैं वाटर की भी बात कर रही हूँ, है ना। तो जितने एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, डिज़ोल्व, मतलब हम तो एयर से ब्रीथ कर रहे हैं, वो वाटर में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको यूज़ करते हैं और फिर उसी में CO2 आपका रिलीज़ करते हैं। समझ में आ रही है बात, दे आर यूजिंग गैसेज विच आर डिज़ोल्व इन वाटर। कुछ एनिमल्स जिनको वाटर की सरफेस पे आना पड़ता है फॉर इनहेल, व्हेल है आपका, और भी है कई सारे। ठीक है, बहुत सारे जिनको क्या है, बार बार सरफेस पे आना पड़ता है क्योंकि वो लंग्स से ब्रीथ कर रहे हैं। ठीक, चलिए, तो ये आपका अभी समझना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट हुए हैं हेनरी, उन्होंने ये स्टडी किया और उन्होंने एक आपको स्टेटमेंट दिया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रेशर आप डालेंगे उतना ही गैस क्या होगी, सॉल्युबल होगी। ठीक है, एक आप सिंपल सा डायग्राम बुक में देखो, फिगर 1.1। जिसके पास बुक नहीं है मेरी ले लीजिए, सबके पास है ना बुक, नजर आया है डायग्राम। हेनरीज लॉ, सॉल्युबिलिटी, हेडिंग है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, मिला। ठीक है, तो उसने फर्स्ट डायग्राम में क्या दिखाया है, देखो ध्यान से, कैसा है, आपको 2 फेज नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नीचे क्या है आपका, ये एक इससे पिस्टन लगाया है। ठीक है, ऊपर आपका क्या है, गैस, और नीचे क्या है, वाटर। ये आपका पिस्टन है। ठीक है, फर्स्ट केस में आपको 2 अलग अलग सीक्वेंस नज़र आ रहे हैं, एंड सम ऑफ द गैसेस पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द वाटर। ठीक, सेकेंड केस में व्हेन यू आर पुटिंग वेट्स ओवर द पिस्टन, आपने पिस्टन की पोजीशन ये कर दी तो क्या हुआ, गैस कंप्रेस हुई, पढ़ा था हमने, गैस हैज़ टेंडेंसी टू कंप्रेस। तो गैस कहाँ जाएगी, वाटर में चली जाएगी। आप सेकेंड डायग्राम देखो, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखो गैस के, इंक्रीज नज़र आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ज़्यादा आपको डॉट डॉट नज़र आ रहा है, यहाँ पर कम है। क्या हुआ, आपकी बुक में है ही नहीं, लो ये देखो। ठीक है, समझिए आप, इसका मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। आप अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसमें एक लाइन और ऐड करेंगे, एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर। आप भी फिर से कोल्ड ड्रिंक पे आएंगे, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट क्यों आ रहा है। ओके, तो आपको समझ में आया, ये है आपका हेनरीज लॉ। अभी मैं इसको नोट कराऊंगी आपको प्रॉपर एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, तो हेनरीज लॉ क्या समझे अभी आप, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर।
एट गिवन टेम्परेचर। पहली चीज़, प्रेशर जितना ज़्यादा होगा गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी हाई होगी, ये माइंड में बैठाना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अब सॉल्युबिलिटी को हम फॉर आवर न्यूमेरिकल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लेंगे हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। समझना बात को, सॉल्युबिलिटी को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। रिप्रेजेंट करना समझते हैं ना। आप अगर यूनिफॉर्म पहन के किसी दूसरे स्कूल में जा रहे हैं तो यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट SNBP स्कूल। स्कूल की बिल्डिंग थोड़ी जाएगी उठ के, तो स्टूडेंट्स आएंगे, राइट। अब सॉल्युबिलिटी इज ए वाइड टर्म, हम गैस की बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स करने तो आप उसको किस फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग डालेंगे हेनरीज लॉ, ठीक है। 2-3 स्टेटमेंट आपकी बुक में दिए हुए हैं, ठीक। आप कोई सा भी लिख सकते हैं, बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, ठीक है। आप लिख लीजिए, मैं लिखवाई देती हूँ आपको, चलो लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन क्लियर है सबको, ऑफ गैस in the solution, mole fraction of the gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas। partial pressure याद आया, partial pressure of the gas over the solution, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। स्टेटमेंट का मतलब यहाँ आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। एग्ज़ाम में अगर उसने लिखा डिफाइन हेनरीज लॉ तो वही स्टेटमेंट टिक के आना है, ठीक है। नहीं इतना ध्यान रहे, 2 और भी दिए हुए बुक में, ये जो मैंने पहले बोला था वो भी लिख सकते हैं आप। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन द सॉल्यूशन इज़ प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर सॉल्यूशन, और इसमें एक लाइन और ऐड करेंगे, एट गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो देखिए, तो क्या बोला उसने, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, तो हम लिखेंगे P गैस, ठीक है, इसको कैपिटल P गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। यही तो स्टेटमेंट लिखा है आपने। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर में। जिसको नहीं समझ में आता पार्शियल प्रेशर पूछ लीजिए, सबको क्लियर है। जैसे अभी एयर है, एयर में अगर इंडिविजुअली ऑक्सीजन का प्रेशर आप इस रूम में चेक करते हैं, एयर में तो मिक्सचर है ना गैसेस का, तो अगर ऑक्सीजन का इंडिविजुअल आप प्रेशर चेक कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, मोल फ्रैक्शन। और यहाँ पर हमने क्या लिया है, मोल फ्रैक्शन इज मेजर ऑफ, किसका मेजर है, सॉल्युबिलिटी। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ मोल फ्रैक्शन हायर इज द सॉल्युबिलिटी। कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इज द मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी। और इसके आगे एक लाइन और लिखेंगे, एट गिवन टेम्परेचर। ये पूरा आपको लिखना है एग्जाम में, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे देन राइट दिस, बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। चलिए अब आगे की कहानी। तो P गैस, अब ये साइन हटाना है तो हियर वी विल इंट्रोड्यूस वन कांस्टेंट, यू नो इट ऑलरेडी, ठीक है, इनटू x। ये जो KH है इसको बोला जाता है हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, हेनरीज कांस्टेंट। तो KH क्या है बेटा यहाँ पर, हेनरीज कांस्टेंट। तो ये है आपका एक फॉर्मूला फॉर हेनरीज लॉ। यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं, वन क्वांटिटी विल बी मिसिंग, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्मूला रिलेटेड टू सॉल्यूशन टॉपिक। बाकी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये पहला है जो आज नया पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या है ये, हेनरीज लॉ, प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। और फिर आपको क्या मिला, हेनरीज लॉ, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे किसकी, हेनरीज कांस्टेंट की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है, ओके।
क्या होगा, सोचो जरा, मुझे बताना आप लोग। एट गिवन प्रेशर, मैंने अभी प्रेशर फिक्स कर दिया, ठीक है, मैंने अभी क्या किया, प्रेशर को फिक्स कर दिया। कैन यू टेल मी द रिलेशन बिटवीन हैंडिस लॉ एंड सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन? सोचिए, क्वेश्चन समझे, ये हमने फिक्स कर दी वैल्यू, इन दोनों का क्या रिलेशन होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आई बात? क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, एट गिवन प्रेशर KH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अच्छा, आप कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे KH के बारे में। एक पॉइंट तो यही हो गया आपका। दूसरा लिखिए, KH इज द फंक्शन ऑफ KH यानी हैंडिस कांस्टेंट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, नेचर ऑफ द गैस। हैंडिस कांस्टेंट इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। इसका क्या मतलब समझ में आया कि हैंडिस लॉ, हैंडिस कांस्टेंट, हैंडिस लॉ लिखा है आपने, कांस्टेंट लिखिए, अगर मैंने वो बोल दिया है, क्या है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द गैस। इट मीन्स ईच गैस इज हैविंग ओन वैल्यू ऑफ हैंडिस कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। हर गैस का KH आपको अलग अलग मिलेगा, समझे। अब अगर मैंने 4 गैसेस कंसीडर की, सबका प्रेशर सेम, तो कैन यू फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस डिपेंडिंग ऑन इट्स KH वैल्यू। किसकी सॉल्युबिलिटी हाई होगी, किसकी कम होगी? जिसका KH हाई उसकी सॉल्युबिलिटी कम, प्रोवाइडेड प्रेशर इज कांस्टेंट। समझ में आया? KH के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट लिखा आपने, KH इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH, greater the value of KH, lower is the solubility of the gas at same partial pressure and at given temperature। प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखेंगे तो आप KH की वैल्यूज़ कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, स्टेटमेंट लिखिए, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी एट गिवन पार्शियल प्रेशर एंड टेम्परेचर, ऐसे कर लीजिए। ओके, थर्ड स्टेटमेंट लिखिए, द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब टेम्परेचर और जो हैंडिस कांस्टेंट है वो कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट गिवन प्रेशर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया? तो KH की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। और व्हेन यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड x, ये देखिए, ये दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, दोनों क्वांटिटी कैसी हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आप जानते ही हैं। और अगर आप स्लोप निकालेंगे यहाँ से तो क्या देगा वो, किसका वैल्यू, स्लोप इज इक्वल टू KH, स्लोप इज इक्वल टू KH। ठीक है, तो ये जितने आपने पॉइंट्स लिखे हैं इसको एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, अभी हमने लिखा था, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। देखो भाई, जिसको यहाँ पर कंफ्यूजन हो मुझे बताओ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपके JEE वाले क्वेश्चन इसके ऊपर मिल सकते हैं। ठीक है।
समझे आप? सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ तक तो हेनरीज लॉ आपने पढ़ाई है। उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ आपको व्हाट? कांस्टेंट। कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो कैसा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन उसके लिए प्रेशर और टेम्परेचर क्या रखना है? सेम रखना है, ठीक है। टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी वो भी प्रेशर सेम रखेंगे तो कैसा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब आप यहाँ पर एप्लीकेशन नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अब जो आपका यूनिट टेस्ट होने वाला है एसएनडीटी में, उसमें क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटी हाई है, जो आप नेक्स्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। क्या है इसका एप्लीकेशन? लिखिए, एक्वेटिक एनिमल्स फील्स, aquatic animals feel more comfortable in winter season. Aquatic animals feel more comfortable in winter season. उसका आंसर आप लोग बताएंगे मुझे, लिखेंगे नहीं अभी, लिखेंगे बाद में, आंसर बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? जो भी आपके फिशेज और जितने भी मैराइन लाइफ है, फ्रेश वाटर लाइफ है, वो कब खुश रहते हैं? विंटर्स में। समर्स में थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वाई? विंटर्स में क्या हो गया? टेम्परेचर डाउन। टेम्परेचर डाउन होने से ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? हाई हो गई। मोर ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन द विंटर सीजन, तो खुश हो गए। समर्स में क्या हुआ? टेम्परेचर हाई, एक तो गर्मी हो गई, ऊपर से ऑक्सीजन भी चली गई, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो आंसर क्या लिख के आओगे एग्जाम में? क्या लिखना है? ये पूछा जाता है 1 मार्क का क्वेश्चन, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। आप क्या लिखेंगे? इन द विंटर सीजन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज हाई इन द वाटर, ठीक है। बिकॉज क्या? बिकॉज क्या लिखेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मेन चीज़ ये बतानी है, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी गैसेस की क्या हो गई? हाई हो गई। बात समझ में आ रही है? इसका अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके आइएगा। एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन विंटर सीजन बिकॉज इन विंटर्स डिजॉल्व ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज हायर इन द वाटर, ठीक है। ड्यूरिंग समर्स क्या होगा? ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑक्सीजन एस्केप टू एटमोसफेयर, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन लिखेंगे हम इन द सॉफ्ट ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक, मैंने बोला था फिर से बात करेंगे कोल्ड ड्रिंक की, है ना। तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? कभी आपको मौका मिला उसकी फैक्ट्री देखने का? कोल्ड ड्रिंक कैसे बनते हैं, सोडा कैसे बनता है? मशीन भी आती है, घर में बना सकते हैं, छोटी सी मशीन आती है सोडा बनाने की। सोडा मतलब क्या है? वही आपका CO2। तो आपको जो टेस्ट आ रहा है वो किसका आ रहा है? जो फिजिंग टेस्ट आता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द CO2, है ना। तो CO2 आपको अगर सोडा बनाना है तो प्रेशर मस्ट बी, बोलिए, हाई। अगर आपको सोडा का टेस्ट लेना है तो प्रेशर कैसा है? आपको CO2 किस में डालनी पड़ेगी? वो हाई प्रेशर पे डालनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने लो प्रेशर पे CO2 तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी कम होगी, देन यू विल नॉट फाइंड द डिज़ायर टेस्ट, ठीक है। और इसका दूसरा एक एक्सपेरिमेंट ट्राई कीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का ढक्कन लूज़ करके रख दो 4 दिन, फिर टेस्ट करना उसको, क्या होगा? फिर आपको लगेगा कि आप सिंपल शुगर वाटर पी लो, है ना। आपको टेस्ट नहीं आएगा, फिजिंग टेस्ट हैज़ गॉन। कहाँ? क्या हो गया उसमें से? CO2 सारी क्या हो गई? रिलीज़ हो गई। क्यों रिलीज़ हुई? अच्छा ये बताओ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है? कम है। गैसेस की टेंडेंसी क्या है? सोचिए, गैसेस की टेंडेंसी क्या है? एयर कैसे चलती है? जहाँ भी लो प्रेशर आपका जोन क्रिएट हुआ, रिमेनिंग सराउंडिंग एयर्स मूव टू दैट साइड, राइट। तभी आपके साइक्लोन वगैरह आते हैं। न्यूज़ अगर देखते हो आप, वेदर रिपोर्ट कभी बाई चांस, है ना, पढ़ा भी होगा। तो वही सिचुएशन है कि मान लीजिए ये आपका कोल्ड ड्रिंक है ना। तो यहाँ पर जो CO2 है उसका प्रेशर कैसा है? हाई। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कैसा है? लो।
तो जैसे ही आप इसका लिड ओपन करते हैं तो क्या होता है, CO2 ट्राइज टू एस्केप। आप शेक करके बॉटल ओपन कीजिए, क्या होता है सब जानते ही है। कभी नहीं किया ये काम, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को शेक कीजिए और फिर ऋषित किया ये काम, क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक वेस्ट हो जाता है उससे अच्छा पी लेते हैं उसको। बहुत सारे बबल्स, दैट इज़ एफरवेसेंस। क्यों हो रहा है ऐसा, अंदर प्रेशर ज़्यादा है और बाहर प्रेशर कम है, तो एकदम से CO2 क्या होती है, बाहर आती है। आप बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक पी लो, आपको क्या फील होता है, एसिडिटी की बात ही नहीं करी थी मैं भी, चलो एसिडिटी हो सकती है, और कुछ हिकअप्स आते हैं बहुत, आता है ना, क्यों हो रहा है, एयर अंदर ज़्यादा है, एयर मतलब CO2 ज़्यादा है, तभी हिकअप्स आते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या समझ में आया, आज से आप फैक्ट्री डाल सकते हैं कोल्ड ड्रिंक बनाने की, ये समझ में आ गया कि प्रेशर CO2 का कैसा रखना है, हाई रखना है। ठीक है, तो सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, फॉर मतलब इन दिस सोडा मेकिंग क्या चाहिए, प्रेशर ऑफ द CO2 वुड बी हाई एंड दैट गिव्स द फिजिंग टेस्ट। उसी की वजह से आपको टेस्ट आता है, अदरवाइज कोई टेस्ट नहीं आएगा। स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखो भाई, ये लिखा हुआ है बुक में भी, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, टू इंक्रीज द solubility of CO2 in cold drinks and in soda water, bottle is sealed under high pressure। हाई प्रेशर पर ही वो बॉटल को सील करते हैं जिससे कि CO2 की solubility उसके अंदर हाई रहे। ठीक है, लिखा हुआ है बुक, आज बुक से पढ़ना जरूर है, NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कोई आराम से, समझ में आया। शैल बी मूव टू द थर्ड एप्लीकेशन। व्हाट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन, क्या था आदित्य, बोलिए। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या सीखा हेनरीज लॉ का, पढ़ना पड़ रहा है। व्हाट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, है ना, फिशेस हैप्पी हैं कब, विंटर्स में। सेकेंड, कोल्ड ड्रिंक में स्वाद है किसकी वजह से, और CO2 कैसे डालनी है, हाई प्रेशर पे। किसने बोली थी ये बात, हेनरीज ने बोली थी, है ना। अब थर्ड एप्लीकेशन देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग, स्कूबा डाइवर। स्कूबा डाइविंग जानते हैं आप लोग, कितने लोगों ने किए, सबने किए, आपने की, ओके, आपने की नहीं, तो एक ही जन ने की हुई है, हाँ, मैंने भी नहीं की, मुझे तो वैसे ही डर लगता है पानी से। चलिए, स्कूबा डाइविंग जानते होंगे आप लोग, वो आपको एक गैस का सिलेंडर, वो सब पूरा एक, है ना, उनका जो अलग सा कॉस्ट्यूम है पहन के आप जाते हैं डीप डाउन इन द वाटर, और वहाँ सब वो मैराइन लाइफ वो सब देखता है, मरीन लाइफ, राइट। लेकिन आप थोड़ा सा सोचिएगा, साइंस पे आ जाओ, उसमें क्या है, स्कूबा डाइविंग से निकल के साइंस। ठीक है, आप अंदर गए, अंदर जाने पे वाटर का अपना प्रेशर बहुत हाई रहता है। ठीक है, प्रेशर कैसा है वाटर में, आप रनिंग बाहर जितना अच्छे से कर सकते हो आप पूल में कर सकते हो, रिवर में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, प्रेशर लग रहा है वाटर का। ठीक है, अब कोई स्कूबा डाइवर वाटर में गया, ठीक है, सिलेंडर लेके, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर जो भी, और जब वो डीप डाउन जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर हाई होने की वजह से ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस विल इंक्रीज। अभी हेनरी ने ये तो बोला है, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। हमारे ब्लड का कंपोजिशन कैसा रहता है, फिक्स रहता है, अभी जो भी चल रहा है सब एकदम फिक्स है। लेकिन जब आप वाटर में जा रहे हैं और आप गैस का सिलेंडर, वही गैस आप इनहेल कर रहे हैं, तो ब्लड के अंदर क्या होगा, गैस का अमाउंट आपका बढ़ गया। वहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो आपने सब फिशेज और सब देख लिया। अब आप आ रहे हैं बाहर, बाहर आने पे क्या होगा, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लेसर प्रेशर एरिया, तो गैस विल ट्राई टू एस्केप। गैस क्या होगी, अब सॉल्युबिलिटी तो डिजॉल्व हो गई थी, अब बाहर आएगी गैस। व्हेन गैस आर ट्राइंग टू एस्केप, दे क्रिएट्स बबल इन द वेसल्स। समझे आप, ब्लड वेसल के अंदर क्या क्रिएट हो सकता है, बबल, एंड दैट इज़ द डेंजरस सिचुएशन, और इसको बोला जाता है बैंग्स। बैंग्स, समझे आप। क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आई, स्कूबा डाइवर, है ना, ही वेंट टू
द डीप डाउन इन द ओशन। फिर क्या हुआ, ड्यू टू हाई प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज आर वेरी हाई इन द ब्लड, वहाँ तक भी कोई टेंशन नहीं थी। बट व्हेन ही कम्स आउट टू द सरफेस, तो दीज गैसेज ट्राइज टू एस्केप इन द फॉर्म्स ऑफ बबल। हो सकता है इनहेलिंग में इतना नहीं निकल रहा है तो ब्लड वेसल में बबल्स फॉर्म हो जाते हैं और वो बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है, बैंड्स। अभी तो प्रॉब्लम पे आया, अभी इसका सॉल्यूशन समझिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया कि वो सिलेंडर में आप प्रॉपर ऑक्सीजन ना देके यू नीड टू टेक मिक्सचर ऑफ द गैसेज। और कौन सी गैसेज, जिनका हैंडीज कांस्टेंट हाई हो। क्यों ऐसा बोला गया, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, समझे। तो जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो क्या लेके जाते हैं अपने उसमें सिलेंडर में, मिक्सचर ऑफ 3 गैसेस विच इज़ हीलियम प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये 3 गैसेस का मिक्सचर लेके जाते हैं, जो आप अगर स्कूबा डाइविंग आपको चांस मिलता है करने का तो ऐसे वो गैस रहेगी। और क्यों हमने ऐसा लिया, क्योंकि हीलियम का सॉल्युबिलिटी कैसा है, बहुत पुअर, ठीक है, टू अवॉइड द कंडीशन ऑफ बैंड्स, ठीक है। हीलियम 11.7% बुक में लिखा हुआ है ये आपका। हीलियम कितना है, 11.7, ये 56 पॉइंट समथिंग और ये आपका 32 पॉइंट, देखिए 56.2 और ये 32.1%, ठीक है। आपको समझ में आया, ये एप्लीकेशन समझ में आया, क्या हो रहा है, कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला, बैंड्स का, ठीक है। चलो अब एक और एप्लीकेशन है। कभी आप लोगों ने ट्रैकिंग की है, हिमालय पर्वत पे गए हैं कभी, नहीं अभी चांस नहीं मिला, हाँ। पर्वतारोहण, उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है, ऐसे नहीं कि आप चल दिए अभी उठा के और सामान पैक करा और चल दिया, ऐसा नहीं होता, ट्रेनिंग होती है। एनीवे ये क्या होता है, वो जो आपके रहते हैं पर्वतारोही, जो भी लोग जाते हैं, what is the condition of pressure at the top of the mountain, it is less, है ना। अब हम पहुंच गए वहाँ, प्रेशर कम है तो सॉल्युबिलिटी या गैसेस का अमाउंट कैसा है, कम, ठीक है। तो ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे, वो टॉप ऑफ द माउंटेन, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है, अगर ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है तो फिर क्या प्रॉब्लम होती है, बोलो। ब्रेन का जो मेन रोल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाती है, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक। तो दिस प्रॉब्लम इज नोन एज एनोक्सिया। क्या बोला जाता है इस प्रॉब्लम को, एनोक्सिया, ठीक है। तो उसका भी रीज़न वही है आपका कि क्या हो रहा है, एट लो प्रेशर सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन इज़ लेस, सो वी आर इनहेलिंग लेसर ऑक्सीजन, माइंड को कम ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है और वो प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होती है। तो सारा खेल कहाँ पे समझ में आया, P इज़ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, ठीक है। सो अप टू हियर क्या समझे आप, हैंडीज लॉस। क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ हैंडीज लॉ एंड गिव इट्स 3 एप्लीकेशन, या फिर साथ में एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, आपको स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट लिखेंगे और साथ में ग्राफ जरूर बना के आना है। 1 मिनट का काम है, ज़रूरी नहीं कि स्केल पेन करो, एक बस आपको ये ग्राफ बनाना जरूरी है, ठीक है। ग्राफ हैंडीज लॉ, समझ में आ रही बात। आपको बाकी लोगों से अच्छा रिप्रेजेंटेशन करना है, हैंडीज का स्टेटमेंट सब लिखेंगे, फॉर्मूला सब लिखेंगे, आप एक्स्ट्रा क्या करके आना है, आपको एक ग्राफ बना दीजिए, हार्डली इट टेक्स 1 मिनट। तो एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि हाँ इनको सब पता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लिखेंगे
ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लिमिटेशंस ऑफ द हेनरीज लॉ। लिमिटेशंस ऑफ द हेनरीज लॉ। ठीक है, लिखिए। सॉरी, हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल ओनली, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में ही आपका हेनरीज लॉ वर्क करता है। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नंबर 1 लिखिए, फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? द प्रेशर शुड बी लो, the pressure should be low and temperature should be high। ठीक है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये कुछ आपका सुना हुआ वर्ड है। नाउ यू विल टेल मी, ये कंडीशन लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, बोलिए किस रिलेटेड कंडीशन थी ये? याद कीजिए, थर्मोडायनामिक्स या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, कुछ आइडियल गैस नाम की चीज़ सुनी थी? दिस इज़ द कंडीशन फॉर ए गैस टू बिहेव एज एन आइडियल गैस। हम जो गैसेस की बात करते हैं वो आइडियल गैस नहीं है। कौन सी गैसेस हैं? वो रियल गैसेस हैं। आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती, इट इज़ एन इमेजिनरी गैस। उसको पढ़ते क्यों हो? इसको पढ़ना पड़ता है ना? CBSE वाले बोल रहे हैं पढ़ लो, चलो। नहीं, कुछ थ्योरी प्रूव करने के लिए वी नीड टू इमेजिन दिस गैस। तो वो कंडीशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि गैस जो भी आप ले रहे हैं दैट मस्ट बिहेव एज एन आइडियल गैस। तो उस केस में हेनरीज लॉ आपका अच्छा काम करेगा। ठीक है, प्रेशर शुड बी लो, टेम्परेचर शुड बी हाई। ठीक, सेकेंड लिखिए, द गैस शुड नॉट अंडरगो, द गैस शुड नॉट अंडरगो compound formation with the solvent, the gas should not undergo compound formation with the solvent or association / dissociation in the solvent. In nutshell, it should not react with the solvent। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आपने लिखा अमोनिया गैस प्लस वाटर, तो क्या होगा? ये क्या बनाएगा? NH4OH। क्या हो गया ये केस? एसोसिएशन। क्या हुआ? एसोसिएशन, कंबाइन हो गए। यहाँ पे हेनरीज लॉ काम नहीं करेगा। गैस ने रिएक्शन कर लिया, कंडीशन क्या है? सॉल्वेंट और गैस का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक हो गया। दूसरा ये केस है एसोसिएशन। if you are taking HCl gas, HCl gas in water, बोलिए भाई क्या होगा? आयंस पे ब्रेक हो जाएगी ये, है ना? तो ये कौन सा केस हुआ आपका? ये हुआ डिसोसिएशन। तो ये दोनों प्रोसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो अप टू हियर वी आर डन विद द हेनरीज लॉ। ब्रेक लेंगे 5 मिनट का या पढ़ाई करेंगे अभी? बोलिए ब्रेक। चलो ठीक है।